गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय जोहार, जय श्री राम। मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव, आप सबके सामने मौजूद हूँ फिर से एक बार यहाँ पर जो हमारा जो वीडियो सेगमेंट जो चल रहा है उसको लेकर के। ठीक है, तो आज जो है सीजीजीएस के पर्सपेक्टिव में ही बात करेंगे, जिसमें मैं आपको कंपैरिजन व्यू के थ्रू जो है मैं बताना चाहूँगा नगर पंचायत के बारे में, नगर पालिका परिषद के बारे में और नगर पालिक निगम के बारे में। तो ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आते हैं कि आपको कंपैरिजन व्यू में जब आप पढ़ेंगे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम को, तो इससे जो है आपको याद करने में ज़्यादा क्या होगा, आसानी होगा। तो आप ऐसे ही नोट्स तैयार करिए। तो आज जो है केवल ये जो वार्ड है, जनसंख्या है, सदस्य, आरक्षण और जमानत राशि, इस पर ही बात करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग जो है जो भी बैठकें होती है, प्रथम बैठक होती है, वार्षिक बैठक होती है या फिर मासिक जो बैठक होती है, उस पर हम बात करेंगे। तो आज जो है वार्ड, जनसंख्या, सदस्य और आरक्षण और साथ ही साथ जमानत राशि को लेकर के जो है हम आज बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी जो एक नगर पंचायत होता है या नगर पालिका परिषद होता है या नगर निगम होता है, तो इनके गठन की जो अधिसूचना है वो राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है, जारी की जाती है। लेकिन इसका जो गठन है वो राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। सबसे पहली बात तो यही रहेगी, ये फैक्ट है और इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल के द्वारा गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी और गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार की ओर से। फिर आते हैं कोई भी एक जो नगर पंचायत होता है वहाँ पर मिनिमम 15 वार्ड होते हैं और मैक्सिमम कितने वार्ड हो सकते हैं, 40 वार्ड हो सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो क्या हो रहे हैं अभी, जो पहले गांव के रूप में थे, धीरे धीरे अभी नगर के रूप में बस रहे होते हैं। संक्रमणशील क्षेत्र जो होंगे उन्हें ही नगर पंचायत के रूप में बताया जाता है, उनके अधिसूचना जारी किया जाता है। फिर नगर परिषद में जो है यहाँ पर मिनिमम 15 वार्ड होता है यहाँ पर भी, और मैक्सिमम कितने वार्ड होंगे, 40 वार्ड होंगे। और उसके बाद यदि बात करें नगर निगम की, तो यहाँ पर यदि 1 से 10 लाख की अगर जनसंख्या है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर 40 से 70 वार्ड हो सकते हैं उस नगर निगम क्षेत्र में। और यदि 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तब वहाँ पर 40 से 85 वार्ड क्या हो सकते हैं, मिनिमम 40 वार्ड रहेंगे और मैक्सिमम 85 वार्ड होंगे जब 10 लाख से अधिक जनसंख्या का कोई क्या रहेगा, क्षेत्र रहेगा जिसको नगर निगम घोषित किया जाएगा। फिर वहीं पर अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो नगर पंचायत क्षेत्र में जो है 5000 से 20,000 की अगर कोई जनसंख्या क्षेत्र किसी क्षेत्र में रहेगा, ठीक है, जनसंख्या रहेगी, तो उसे नगर पंचायत के रूप में घोषित किया जाएगा। और वहीं पर यदि बात करें नगर परिषद के लिए, तो 20,000 से लेकर के यहाँ पर 1 लाख की जनसंख्या के बीच में जब वेरी करेंगे तो यहाँ पर जो है नगर परिषद का गठन किया जाएगा। फिर वहीं पर बात करें, इस पर अभी 1 से 10 लाख और 10 लाख वाला जो क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता चुका है। फिर आते हैं सदस्य के रूप में कौन कौन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी नगर पंचायत जो क्षेत्र रहेगा, ठीक है, वहाँ पर जनता के द्वारा सबसे पहले जो है किसको चुना जाएगा, पार्षद को चुना जाएगा। हर वार्ड से जो है पार्षदों को क्या किया जाएगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। अब ये जो पार्षद होते हैं, इन्हीं लोग अपने बीच में से अध्यक्ष को और अपने बीच में से उपाध्यक्ष को क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है। यानी कि जिनको हमने वोट दिया, जनता के द्वारा जिनको वोट दिया गया पार्षद के रूप में, पार्षद लोग अपने बीच में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को क्या बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, चुने जाएंगे। फिर वहीं पर बात करते हैं विधायक की। तो कोई ऐसा विधायक जिसका विधायकी क्षेत्र जो है अंशतः या पूर्णतः क्या होगा, किसी नगर पंचायत के क्षेत्र में उसका विधायकी क्षेत्र अगर आएगा, तो वो जो विधायक रहेगा वो क्या बन जाएगा, उस नगर पंचायत का सदस्य बन जाएगा। ऐसे ही क्राइटेरिया लोकसभा सांसद के लिए भी है। यदि किसी लोकसभा सांसद का संसदीय क्षेत्र किसी नगर पंचायत में अंशतः या पूर्णतः जो है अगर आता है, तो क्या हो जाएगा, वो जो लोकसभा का सांसद है वो क्या बन जाएगा, उस नगर पंचायत का सदस्य बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज रहेगा राज्यसभा के सांसद के लिए, क्योंकि उनका जो है संसदीय क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर राज्य से क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, उनको भेजा जाता है कहाँ, राज्यसभा में। तो जो कोई राज्यसभा सांसद है, तो उसका जो नाम है, यदि किसी नगर पंचायत के निर्वाचन नामावली में है, मतदाता सूची में उसका यदि नाम है, तो वो जिस नगर पंचायत का क्या है, निवासी है, जहाँ पर उसका क्या रहेगा, निर्वाचन नामावली में क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा, तो वो जो राज्यसभा सांसद है वहाँ का क्या बन जाएगा, उस नगर पंचायत का क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि देखा जाए तो 2 जो मनोनीत सदस्य है, ये राज्य सरकार की ओर से क्या किए जाते हैं, वहाँ पर मनोनीत किया जाता है नगर पंचायत में,
ठीक है। फिर आते हैं नगर परिषद में, तो लगभग सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी रहेगा, जो पार्षद से लेकर के राज्यसभा सांसद तक। तो यहाँ पर भी पार्षद को प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा। फिर वो जो पार्षद हैं अपने बीच में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष के रूप में क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। फिर विधायक, जिसका विधायकी क्षेत्र क्या होगा, अंशतः या पूर्णतः नगर परिषद के क्षेत्र में आएगा। और लोकसभा सांसद के लिए भी यही क्राइटेरिया है कि उसका जो संसदीय क्षेत्र है वो अंशतः या पूर्णतः क्या होगा, नगर परिषद के क्षेत्र में आएगा। अंशतः या पूर्णतः को लेकर के आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, मान के चलिए ये जो क्षेत्र है क्या है, किसी सांसद या विधायक का विधायकी या संसदीय क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है मान के चलिए ये क्या है, नगर परिषद का क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जो क्या है, ये जो संसदीय क्षेत्र है या विधायकी क्षेत्र है, ये क्या हो रहा है, पूर्णतः आ रहा है किसके अंतर्गत, नगर परिषद के अंतर्गत। तो इस ये जो विधायकी क्षेत्र है, जहाँ का जो विधायक रहेगा और जो सांसद होगा वो क्या हो जाएगा, इस नगर परिषद का क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। और पूर्णतः को यदि बात करें तो यहाँ पर ये मान के चलिए किसी सांसद का संसदीय क्षेत्र है या विधायक का विधायकी क्षेत्र है, ये अंशतः आ रहा है, तो तब भी उस कंडीशन में वो जो विधायक का जो सांसद रहेगा वो क्या हो जाएगा, इस नगर परिषद क्षेत्र का क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। तो यह है अंशतः या पूर्णतः का कॉन्सेप्ट। ठीक है, राज्यसभा सांसद के लिए भी वही रहेगा, जहां के निर्वाचन नामावली में उसका नाम रहेगा जिस नगर परिषद क्षेत्र में, तो वहां का वो क्या बन जाएगा, वो सदस्य बन जाएगा। ठीक है, और वहीं पर यदि बात करें तो नगर परिषद क्षेत्र में राज्य शासन की ओर से 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, फिर बात करते हैं कहाँ, नगर निगम में। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है चेंज रहेगा, यहाँ पर जो संरचना रहेगी वो चेंज रहेगी। पार्षद तो रहेंगे ही रहेंगे जिनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान नहीं रहता। यहाँ पर प्रावधान रहता है किसका, महापौर का। तो पार्षद लोग जो है अपने बीच में से किसी एक को क्या चुनते हैं, महापौर के रूप में चुनते हैं। फिर विधायक, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद जो है एज इट इज रहेगा, जहाँ पर ये आपने पढ़ा था नगर पंचायत और नगर परिषद में, वैसे ही रहेगा। क्लियर है। तो अब आते हैं फिर आरक्षण वाले मामले पर। ठीक है, तो पहले बात करेंगे पार्षद पद के लिए आरक्षण। ठीक है, तो पार्षद पद के आरक्षण जो है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, किसी नगर पंचायत क्षेत्र में यह देखा जाएगा कि एसटी और एससी की जनसंख्या कितनी है। टोटल जो जनसंख्या रहेगा, जितने भी मतदाता सूची में जिनका नाम रहेगा, ठीक है, उनकी जनसंख्या देखी जाएगी और उसके हिसाब से ही जो है एसटी और एससी वर्ग के लिए क्या रहेंगे, आरक्षण रहेंगे। जितना प्रतिशत इनका जनसंख्या रहेगा तो उस नगर पंचायत के वार्ड जितने भी रहेंगे उतना ही प्रतिशत उनको क्या हो जाएगा, आरक्षित कर दिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा। मान के चलिए किसी नगर पंचायत क्षेत्र में एसटी वर्ग की जो जनसंख्या है वो है 20%। कितनी परसेंट, 20%। तो यदि नगर पंचायत क्षेत्र में जितने भी कुल क्या रहेंगे, वार्ड रहेंगे, मान के चलिए 40 वार्ड हैं, फॉर एग्जांपल 40 वार्ड हैं, तो इस 40 वार्ड का जो 20% जो वार्ड होगा वो किसके लिए आरक्षित होगा, एसटी वर्ग के लिए। ऐसे ही कंडीशन किसके लिए रहता है, एससी के लिए भी, एससी वर्ग के लोगों के लिए भी यही कंडीशन रहेगा। तो जितना प्रतिशत इनका जनसंख्या रहेगा उतना ही प्रतिशत जो है कुल सीट का उनके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जनसंख्या के आधार पर ही क्या होता है, एसटी और एससी को आरक्षण प्राप्त होता है। फिर वही बात करें ओबीसी वर्ग के लिए, तो यदि एसटी और एससी की जो सम्मिलित जनसंख्या है, यानी कि इनकी जो टोटल जनसंख्या है, यदि 50% या उससे कम है, ठीक है, 50% इक्वल टू और लेस देन 50%, तो तभी वहां पर ओबीसी के लिए क्या किए जाएंगे, जो 25% सीट हैं वो वहां पर आरक्षित किए जाएंगे। टोटल का 25%, यदि मान के चलिए 40 वार्ड है तो 40 वार्ड का 25%, यानी कि 10 सीट जो है क्या हो जाएंगे, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाएंगे पार्षदों के लिए। ठीक है, फिर वहीं पर बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर 1/3 अर्थात 33% जो सीट है वो यहाँ पर आरक्षित किए जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया पार्षद के लिए। फिर बात करते हैं अध्यक्ष या महापौर पद के लिए। ठीक है, तो एसटी और जो एससी है इनको यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में ही क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओबीसी वर्ग की बात करें तो यहाँ पर हर स्थिति में क्या होगा, उनके लिए 25% जो सीट है वो आरक्षित किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि एसटी और एससी का जो जनसंख्या वो 50% या उससे कम होगा तभी ओबीसी को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। किसके लिए, अध्यक्ष या महापौर
पद के लिए। ठीक है, फिर वहीं पर बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर जितना भी सीट है उसका 1/3 यानी कि 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए क्या होंगे, आरक्षित होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जो भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को क्लियर करने के लिए बोल सकते हैं, आप कमेंट में आप पूछ लेंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब आते हैं कहाँ पर, और ये जो आरक्षण है ये नगर पंचायत के लिए भी सेम रहेगा, नगर परिषद के लिए भी सेम रहेगा और नगर निगम के लिए भी सेम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं जमानत राशि को लेकर के, जो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यदि अनरिजर्व वर्ग से अगर कोई व्यक्ति रहेगा जो पार्षद के रूप में खड़ा होना चाहता है, तो नगर पंचायत के पार्षद के रूप में यदि वो चुनाव लड़ता है तो उसको 1000 रुपए जो है जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। ठीक है, और यदि कोई आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग कहने का मतलब ST, SC, OBC और महिला, तो यदि उस वर्ग से है तो उसको केवल 500 रुपए ही क्या करना पड़ेगा, जमानत राशि के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, नगर परिषद का यदि कोई पार्षद का चुनाव लड़ता है तो उसको जमानत राशि के रूप में 2000 रुपए जो है उसको देना पड़ेगा, जो अनारक्षित वर्ग से होगा, और जो आरक्षित वर्ग से होगा उसको 1000 रुपए ही जमानत राशि जमा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वही बात करें यदि नगर निगम क्षेत्र में, तो नगर निगम में यदि वो पार्षद पद का चुनाव लड़ रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उम्मीदवार के रूप में यदि उसको खड़ा होना है तो 3000 रुपए जो है जमानत राशि उसको पहले देना पड़ता है, और 1500 रुपए जो है आरक्षित वर्ग के लिए रहा है, ये अनारक्षित वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, और यदि ये जो पार्षद के रूप में खड़े हो रहे हैं जितना भी जमानत राशि देकर के 1000, 2000, 3000 या 500 या 1000 या 1500, तो इनको जो है यदि कुल वैध मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता, कुल वैध मतलब समझ रहे हैं, वैलिड जो वोट रहेंगे उसका यदि 1/6 मत यदि इनको प्राप्त नहीं होता तो ये जो जमानत राशि जो आप देख रहे हैं ये जब्त कर लिया जाता है, ये सरकारी खजाने में क्या हो जाता है, जब्त हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो यदि अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।